CTET CDP टेस्ट सीरीज क्लास 11th। पसंद आए तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप लोग कर ही देते हैं। खैर ये सब तो कहने की बातें हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स, IEP कहा जाता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स को। एक समावेशी शिक्षा में, एक समावेशी शिक्षा की कक्षा में शिक्षक को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स को यानी विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, बढ़ावा दे, नहीं दे, क्या करें बताओ एक बार। ये अपने आप में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है और फिर आप लोग दुखी होते हैं। भाई एक इंक्लूसिव एजुकेशन में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को फोकस किया जाना चाहिए, शुड बी एक्टिवली प्रिपेयर्ड, यानी कि हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करवाना चाहिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान को। ऐसा क्यों? आप तो कह रहे थे अभी, आप पूछेंगे कि आप तो अभी कह रही थी कि सारे बच्चे एक जैसे हैं तो सबको एक साथ लेकर के चलो, लेकिन तरीके में तो परिवर्तन करना पड़ेगा इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या है? पेरेंट्स के साथ बच्चे के डिस्कस करके, स्पेशल नीड की यदि उसे जरूरत है तो आप डिस्कस करेंगे, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसके सीखने के तरीके को एक फाइल बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे कि उसको आप किस तरीके से डील करने वाले हैं। तो हर एक इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रखते हुए आपने प्लान किया हुआ है, स्पेशली स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल नीड वाले बच्चे को आप ध्यान में रखते ही हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो है वो एक्टिवली प्रिपेयर होने चाहिए कि इनको बनाया जाए कि इंडिविजुअल की नीड्स को समझते हुए उसके लिए एक एजुकेशन का प्लान तैयार हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हर एक बच्चे की इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इन सबको ध्यान में रख के तो आप एजुकेशन प्लान करेंगे ना, अपना लेसन प्लान उसी तरीके का बनाएंगे। तो इस चीज को सक्रिय रूप से एक्टिव रखेंगे कि हर एक बच्चे की नीड को समझते हुए आपके पास एक प्लान हो। ठीक है। The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on, भाई जो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट में शामिल किया गया है, भाई RTE ने ही तो कहा कि आप किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर, कास्ट, क्रीड, जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन, किसी भी आधार पर आप वंचित नहीं रख सकते उसको शिक्षा से। ऐसा RTE कहता है। जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई है। ठीक है अभी बात। तो जब RTE ये कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसको प्रमोट किया जाए, एडवोकेट किया जाए, ये जो बात है ये किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर सही है RTE की ये बात कि सभी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स। व्यवहारवादी तो कहते हैं कंडीशनिंग कराओ, हैबिट पढ़वाओ और लर्न कराओ। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। सिंपैथेटिक एटीट्यूड, देखो ध्यान रखिएगा, सिंपैथी की जरूरत नहीं है बच्चों को, आपकी एम्पैथी की जरूरत है, इक्विटी की जरूरत है, इक्वालिटी की जरूरत है। तो सिंपैथी, सहानुभूति से नहीं चलेगा, अरे मेरे बच्चे तुम तो कुछ मत करो, तुम तो चल नहीं सकते, है ना। राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि ये हर एक ह्यूमन का अधिकार है, ये मानवीय अधिकार के साथ है ये बात कि बच्चे को सीखना चाहिए। ठीक है बात। नेक्स्ट है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्रीमैरिली वोकेशनल एजुकेशन। देखो जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन यानी सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा लेनी हो। रिटार्डेड के लिए ये बात होती है कि अगर कोई बच्चा रिटार्डेड है, वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता, उसका IQ जो है वो 70 से नीचे है और कम है, तो उस केस में आपको वोकेशनल एजुकेशन देनी पड़ सकती है ताकि उसको आप लाइफ स्किल्स सिखा दो, छोटी मोटी जो भी लाइफ स्किल्स होती हैं कुछ कुछ, जिससे उसका जीवन यापन हो सके। ये हर एक डिसेबल्ड बच्चे के लिए नहीं है ये बात, तो ये बात गलत हो जाएगी। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। भाई ये मानवीय अधिकारों को ध्यान में रखते हुए है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए है कि हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है शिक्षा। ठीक हो गई बात? कोई समस्या परेशानी? लाइक शेयर कर दो, बहुत गजब की एनर्जी आ रही है आज। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, Which of the following is most important in an inclusive classroom? यानी समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा की कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात बता दीजिए फटाफट से चूज करके बताइए। भाई कौन सी एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन में? इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो पहले क्या होता था कि जो देख नहीं सकता बच्चा, जैसे देहरादून में एक स्कूल है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको उसी में रखो, जो डेफ एंड ब्लाइंड है, डेफ एंड डम है, उसको जो बोल नहीं सकता उसको, मूक बधिर को, उनका अलग विद्यालय है। अभी हम ये कॉन्सेप्ट प्रमोट करते हैं कि सबको एक साथ पढ़ाने का प्रयास करो सही तरीके से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उस बच्चे को भी सोसाइटी में ही जाना है। जो बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चाहे कोई भी उसको प्रॉब्लम है, रहना तो उससे सभी के साथ है ना, तो सभी के साथ सीखे, वो अलग थलग सा महसूस ना करे, सेग्रीगेटेड महसूस ना करे। ऐसा कहा जाता है कि सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो अलगाव है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है।
प्रकृति भी हमें समावेशन करके हमें बिल्कुल गोद में लिए हुए है, उसी तरीके से हमें एजुकेशन में भी सेग्रीगेशन बिल्कुल यूज नहीं करना। ये वर्ड याद रख लीजिएगा, सेग्रीगेशन जहां आ जाए मतलब ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता अगर नॉट ना लिखा हो तो। सेग्रीगेट नहीं करेंगे, अलग थलग नहीं बांटेंगे बच्चों को किसी भी आधार पे। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ जाएंगे। अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का मतलब है सबको एक ही डंडे से हाँक दो, बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात। भाई यूनिफॉर्म हमारी, जैसे हम यूनिफॉर्म पहनते हैं सभी के लिए एक जैसी होती है ताकि गरीब अमीर और किसी भी आधार पर अंतर ना दिखे, सब बराबर दिखें। लेकिन क्या सबको सेम तरीके से पढ़ा दोगे, वो बात गलत हो जाएगी। यूनिफॉर्म पहनना ठीक है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन खराब है। ठीक, फिर है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण ले दो सबका, सीखेंगे कैसे। फिर है टेस्ट के बारे में बात थोड़ी हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। बात हुई, डी ऑप्शन सिर्फ बचा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, और इसको आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन में भरपूर प्लान किया जाता है स्पेशल नीड वाले बच्चे के लिए। और ये किस पे आधारित है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे आधारित है। तो आंसर होगा विशिष्ट शिक्षा योजना, जिसमें इंडिविजुअल की नीड को समझते हुए उसके पेरेंट्स से आप डिस्कस करोगे, अच्छा बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसको फिर हम ऐसे इस तरीके से एक प्लान बनाओगे स्पेशल नीड वाले बच्चे के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। अभी मैंने बात की थी सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, और हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करनी है, सबको साथ लेने की बात करनी है, एम्पैथी की बात करनी है, समानुभूति की बात करनी है। तो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, सोशल इक्विलिब्रियम यानी सामाजिक संतुलन, सबको बराबर ऐसे रखो, या फिर इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन यानी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या फिर वर्ल्ड ब्रदरहुड। देखो ये तो सब कहानियां इन्होंने बनाई हुई हैं, है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी समता और समान अवसर, कि हर एक को समान अवसर का अधिकार है। और दूसरा, समान अवसर के साथ साथ यदि किसी को विशेष आवश्यकता है तो उसको विशेष ध्यान या फिर उसकी नीड को, उसकी आवश्यकता को फुलफिल किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक बच्चा जो व्हील चेयर पे आता है उसको कहें तुम दोनों बराबर हो, एक बच्चा जो नॉर्मल जिसके पैर ठीक हैं, और दोनों को बराबर खड़ा करके और कहो कि दौड़ लगाओ। दिस इज नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं, इक्विटी भी चाहिए साथ में। आपको सेंसिटिव भी होना पड़ेगा। जो समता है, जो इक्विटी है, वो इस बात पे आधारित है कि आप बच्चे की नीड को समझते हुए, किसको कब किस चीज की जरूरत है उस चीज को समझते हुए आगे बढ़ें। तो समान अवसर तो देने ही देने हैं, उसकी आवश्यकता को भी समझना है, उसकी सिचुएशन को भी समझना है। इसी बेसिस पे आप देखते हैं जो मेट्रो है उसमें विमेन कोच जो है निर्धारित है फर्स्ट पहला डब्बा। क्यों? क्योंकि चीजें गड़बड़ हुई हैं तभी तो जरूरत पड़ रही है अलग से रिजर्व करने की। तो वो इक्विटी है, वो ऐसा नहीं है कि मेल के साथ कुछ प्रॉब्लम है बड़ा, उनके साथ गलत किया जा रहा है। दैट स्टैंड्स फॉर इक्विटी, समता। तो इक्विटी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर मिले और जिस बच्चे को जिस चीज की नीड है उसको समझाया जाए, उसके प्रति सेंसिटिविटी दिखाई जाए। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इस पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, बहुत पुरानी है, नए तरीके से भी बनाऊंगी कभी मौका मिला तो। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया ये? 1992, 1995, 1999 या फिर 2016? बताइए फटाफट से। आंसर क्या होगा? आप कह रहे हैं, कोई कह रहा है ए, तुक्के लगा रहे हो हैं। 1995 वाला जो एक्ट है उसको पीडब्ल्यूडी एक्ट कहते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, नॉट राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसी को क्या कर दिया गया था? रिवाइज कर दिया गया था 2016 में जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया। ठीक, 2016 इसका सही आंसर होगा। और इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी, इसमें 21 हैं, 14 और डिसेबिलिटीज को जोड़ा गया 2016 वाले एक्ट में। ठीक, इसमें जो आपका ड्वार्फिज्म है, जो बोनापन है, वो भी एक डिसेबिलिटी माना गया। जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको भी ऐड किया गया, जो थैलेसीमिया और कुछ एक आध दो ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, इन सबको इंक्लूड किया गया। यानी 14 डिसऑर्डर्स को और ऐड किया गया, डिसेबिलिटीज को, डिसऑर्डर्स को नहीं, डिसेबिलिटीज को। तो हम कह सकते हैं 2016 में आया ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अगर पीडब्ल्यूडी एक्ट रिवाइज कब हुआ पूछ ले तब भी आप 2016 कहोगे। पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पूछता तब आप 1995 कहते। जनरली इसके बारे में अब क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि इसके दिन जा चुके हैं। ठीक है बात। इसमें मिनिमम और इक्वल टू कितनी, आपको मोर देन 40% डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, तब जाकर के गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट हैं वो आपको मिलेंगे। 5% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में और इन सब में बहुत सारे इसके प्रावधान हैं जो दिए गए हैं इसके अंदर। उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से डिसेबल्ड हैं उनके लिए ये एक्ट है, सरकार के द्वारा बनाया गया। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके अंदर दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको कितनी एज तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, बताइए एक बार। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करें यदि, तो ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक अलग से इन्होंने आर्टिकल बनाया हुआ है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे। आरटी के तहत ही हुई है ये चीज, पूरी प्रक्रिया जो है ना, इसको समझने में थोड़ा सा टेक्निकल बन जाता है ये, तो इसका आंसर 6 से 18 ही बनेगा, है ना। एक बार को मुझे भी लगा था कि इसका 6 से 14 बनना चाहिए, बट उन्होंने आरटी के तहत ही अलग एक्ट में इसको इंसर्ट किया हुआ है, तो 6 से 18 ही आएगा। किसके लिए? डिसेबल्ड के लिए। नॉर्मल बच्चे के लिए 6 से 14। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो सी नहीं होगा इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर भी इसका 6 से 18 ही है। 2018 का क्वेश्चन है सीटेट का, आप चाहें तो चेक कर लीजिए, किसी भी किताब में अगर मिला है तो गलत है फिर वो। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन, मतलब सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो आवश्यक हस्तक्षेप है, यानी उनके लिए क्या एक्स्ट्रा किया जाए, बताइए एक बार। यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, हमें क्या पता। देखो एक बार, इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड, मतलब वो बच्चा जिसमें किसी एक विशेष प्रकार का टैलेंट है, मे इट बी इन स्पोर्ट्स और समथिंग, क्रिएटिविटी है, कुछ नया करने की क्षमता है, बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है, बड़ा कुछ और नया कुछ उसमें करने की क्षमता है, तो ऐसे बच्चे के लिए हमें ज्यादा स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट देना पड़ेगा। ऐसा एनवायरमेंट, स्टिमुलेटिंग का मतलब है जो उसको और प्रोत्साहित करे, उसको और चैलेंजेस दे, चाहे वो इस तरीके के कंपटीशन में आप उसको ले जाएं, चाहे इस तरीके की वर्कशॉप उसके लिए अरेंज कराएं, इस तरीके की चीजें आपको करानी पड़ेंगी, क्योंकि जिस बच्चे में जो प्रतिभा है उसको आप बाहर नहीं लाएंगे तो उसका कोई फायदा हुआ नहीं, है ना। सिर्फ 4 चीजें याद कर लेना तो एजुकेशन नहीं कहेंगे हम। गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, उन्हीं के साथ कुछ अच्छा होना है। यहां सभी के लिए, अगर गिफ्टेड है तो उसके हिसाब की चीजें हो, अगर स्लो लर्नर है तो उसके हिसाब की चीजें हो, कोई डिसेबल्ड है तो उसके हिसाब की चीजें हो। ठीक है बात। गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, स्लो लर्नर को एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है कि वो थोड़ा धीमे सीखते हैं, तो यहां क्रिएटिव बच्चे के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अगर नहीं होता ए तब हम सोच लेते। बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, सिर्फ अफेक्शन से जीवन चल जाएगा क्या? नहीं, आगे बढ़ेंगे। गिविंग देम, ये तो सभी के प्रति होना चाहिए। अफेक्शनेट तो टीचर को, भाई एक जो वो स्नेह है या जो भी आप कहना चाहें वो तो सभी के लिए होना चाहिए, शिक्षक है तो। फिर है डी ऑप्शन, गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, ये तो खतरनाक ही हो गया। कभी भी आप ना तो गिफ्टेड बच्चों को दूसरे को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा देंगे जिससे उसका दिमाग डेवलप होने की बजाय वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाए, ये चीज गलत होगी। तो ए ऑप्शन बेस्ट है कि आप ऐसे तरीके, ऐसे निर्देशन, ऐसे अपॉर्चुनिटीज उसको दिलाएंगे जिससे वो उभर करके उसके अंदर जो प्रतिभा है वो बाहर निकल सके। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, many of which are original solutions. रूही is displaying characteristic of O और N. देखो इस तरह का क्वेश्चन एक तो निश्चित रूप से आता है, 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन है, बड़ा है 5 नंबर का, एक टॉपिक आसान है। लेकिन देखो रूही हमेशा जो समस्याओं के समाधान है वो एक से अधिक बताती है और बड़े नए तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम रखो तो वो बड़े नए तरीके से सोच करके कुछ एक ओरिजिनल, कुछ एक मौलिक उपाय बताएगी। तो ये किस एक बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक है? मौलिकता और नवीनता। सिंपल है, क्रिएटिव थिंकर है। कन्वर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट होती है सिकुड़ती हुई सोच, जो हाँ और ना में ही जवाब देंगे सिर्फ। रिजिड थिंकर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ईगोसेंट्रिक तो तब होगी जब सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। ठीक, या तो यहां डाइवर्जेंट थिंकिंग लिखा होता, या तो डाइवर्जेंट थिंकर है, और डाइवर्जेंट थिंकर भी अगर होता और क्रिएटिविटी भी होता तब भी आप क्रिएटिव के साथ जाते, क्योंकि उसने कहा है रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए और एन, मतलब कि रूही किस तरह के बच्चे की विशेषताओं का प्रदर्शन कर रही है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो है ही, लेकिन किस तरह के बच्चे की विशेषता का प्रदर्शन है? तो सृजनात्मक बच्चे की विशेषता है ये कि कुछ नया, कुछ नोवल, कुछ अलग हटके सोचना। ठीक, तो इसको ए ऑप्शन कहेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या परेशानी कुछ नहीं है। ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी जुड़े हुए हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है दिशाओं में सोचना, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचना एक प्रॉब्लम के, और हर एक डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव ही होगा ये जरूरी नहीं है, बट हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। ठीक,